नोआ अराराट द 13th प्रिंस ऑफ द इंपीरियल एम्पायर। इस एनिमे का जो मेन कैरेक्टर है जिसका मैंने अभी नाम लिया, ये बहुत कुछ इंस्पायर्ड है हमारे लॉयड से। रिमेंबर लॉयड, जानते हो ना, जिसे मैजिक का बहुत ज़्यादा शौक होता है, फिर वो रीइंकार्नेटेड हो जाता है। रीइंकार्नेशन होने से पहले तो उसका मैजिक से कुछ वास्ता नहीं होता, लेकिन उसके दिमाग में और थ्योरी में उसको मैजिक बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन फिर वो रीइंकार्नेट हो जाता है और रीइंकार्नेट होने के बाद वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विज़र्ड बन जाता है, जो कि डीमन किंग को भी हरा देता है। खैर लॉयड के बारे में बात नहीं करेंगे, इसकी बात कर लेते हैं। अब मैं क्यों इंस्पायर्ड बोल रहा हूँ, पहले तो आप ना दोनों का डिज़ाइन देख लें, कैरेक्टर डिज़ाइन बहुत कुछ सिमिलर है। इवन जो स्टोरी है वो भी बहुत सिमिलर से आपको साउंड करेगी। लॉयड भी हमारे शायद क्या था 18th प्रिंस या 10th प्रिंस में एग्जैक्टली आपको दिख रहा होगा, नीचे लिखा हुआ, वो भी अपना शायद लास्ट प्रिंस होता है उस एम्पायर का। और ये भी जो लास्ट प्रिंस होता है वो होता है हमारा नोआ, और उसमें भी उसकी एक मेड असिस्टेंट होती है जो कि बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड होती है। और हमारे इस एनिमे के मेन कैरेक्टर के पास, नोआ के पास भी एक मेड होती है विद द सेम सिल्वर हेयर्स, और वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, लेकिन हमें उतना ज़्यादा मूवमेंट्स देखने को नहीं मिलते हैं जितना हमें इनके देखने को मिलते हैं, है ना। तो वो बस थोड़े से मूवमेंट्स होते हैं, लेकिन हाँ काम में बहुत तेज़ होती हैं, बहुत दिमाग तेज़ होता है, और फाइट्स में भी अच्छी होंगी। लेकिन इवेंचुअली हमें सीज़न 1 में तो इनकी कोई फाइट्स दिखाई नहीं है, तो उसका कुछ मैं गारंटी नहीं सकता। लेकिन इफ़ अ गाय or a woman has a white or silver hair, he or she is overpowered, full stop। उसके आगे no if and buts। खैर मोटा मोटा आप लोगों को स्टोरी बता देता हूँ इस एनिमे की क्या रहने वाली है। हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो रीइंकार्नेट हो जाता है ऑब्वियसली, लेकिन वो रीइंकार्नेशन कैसे हुआ है, कहाँ से हुआ है, ये हमको इस एनिमे में नहीं दिखाया गया है। वो बस रीइंकार्नेट होता है, और जिस तरह से वो बातचीत करता है, मुझे ये लगता है या तो अपने वो पिछले जन्म में कोई किंग था या कोई प्रिंस था पहले से ही, या फिर वो मिनिस्ट्री का हिस्सा था, आई डोंट नो। लेकिन वो जिस हिसाब से बात करता है, मुझे ऐसा लगा कि वो पिछले जन्म में भी किसी ना किसी पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़ा हुआ था। अब इस वाले में रीइंकार्नेट होती, उसकी जो बर्थ होता है वो नोबल्स में तो नहीं होता है, क्योंकि उसकी जो माँ होती है बहुत ज़्यादा लोअर रैंक की होती है, कॉमनर ही बोल लो एक तरह से, और उनकी रैंक बहुत ज़्यादा कम होती है, वो क्वीन वीन नहीं होती है। तो इसमें है ना क्या होता है, एक रैंकिंग सिस्टम होता है वुमेन्स का, who are support to the emperor। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे ऊपर तो हमारी जो क्वीन होती है, एम्प्रेस होती है, वो आती है जो उनकी लीगल वाइफ होती है। उसके बाद लोअर 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 करते 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 और भी जितने उनके शौक उतने लंबी लाइंस और जितने नंबर्स, आई डोंट नो, मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा वरना बवाल हो जाएगा इस चीज़ में। इतना मोटा मोटा समझ में मुझे लगता है तुम लोग को आ गया है। और उन्हीं से अलग अलग उनके अलग अलग बेटे होते हैं, अलग अलग प्रिंस होते हैं। उन्हीं में से सबसे लास्ट प्रिंस होता है 13th प्रिंस, जिसकी सबसे लोएस्ट रैंक होती है, जो कि बहुत दूर होता है क्राउन से। वो होते हैं हमारे नोआ अराराट। तो रीबॉर्न हो चुके हैं, इनको नाम दिया जा चुका है। उसके बाद ये एक चीज देखते हैं कि इनके पास एक ओवर पावर्ड एबिलिटी है। ऑब्वियसली रीइंकार्नेट हो रहा है एक बंदा, तो उसके पास एक ओवर पावर्ड एबिलिटी होना तो लाजमी है, होनी ही चाहिए, वरना यार मजा क्या है। अब यहाँ पे और भी बहुत सारे इसी का एनिमेज हैं जिनके ओवर पावर्ड एबिलिटीज़ ना होने के बावजूद वो जो एनिमे कैरेक्टर है वो खुद बहुत ज़्यादा दिमाग से तेज़ होता है। यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं किसकी, कमेंट्स में ज़रूर बताना मैं किस कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। अब जो हमारे मेन कैरेक्टर की ओवर पावर्ड एबिलिटी है वो ऐसे वर्क करती है, जितने वो मेंबर या सपोर्ट स्टाफ अपनी फैमिली में ऐड करता जाएगा, मैं फैमिली यहाँ पे स्टाफ को ही बोल रहा हूँ, है ना, उतनी ही उसकी पावर लेवल्स, एट्रीब्यूट्स, स्किल्स बढ़ते जाएंगे। एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कोई भी एक रिटेनर है जिसको उसने हेल्प करा और वो बिल्कुल अपनी लॉयल्टी प्लेज कर देता है अपने मेन कैरेक्टर नोआ के लिए, तो उसकी एबिलिटी जो भी होगी, जो भी एट्रीब्यूट उस बंदे के पास होगा, लाइक विंड, वाटर, फायर, एजिलिटी भी हो सकती है, फाइटिंग स्टाइल हो सकता है, पंचेस, स्ट्रेंथ, कुछ भी हो सकता है, जो भी उसकी स्पेशल एबिलिटी है वो एक +1 ऐड कर देगी हमारे मेन कैरेक्टर की स्टैट्स में। ये एबिलिटी इसके पास होती है। सिंपल तो नहीं बोलूँगा, बहुत ओवर पावर्ड और ब्रोकन एबिलिटी है। आजकल जो नए इसी का एनिमेज आ रहे हैं, ये न्यू एबिलिटी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। वरना मैं पुराने टाइम में जैसे हुआ ना, पुराने वाले एनिमेज देख देख के बोर हो चुका था। रीइंकार्नेट होते हैं इन्फिनिटी, रीइंकार्नेट होते हैं ओवर पावर्ड बफ्स, स्टैट्स, रीइंकार्नेट होते हैं पावरफुल मैजिकल विज़र्ड। तो वो सब चीज़ें मैं देखिए थोड़ा बोर हो चुका था, इसलिए अच्छा है टेस्ट चेंज हुआ है।
और कुछ हमको नया देखने को मिल रहा है एबिलिटीज़ में। जैसे मैंने जो गाचा उसमें बताया था वो इसी का एनिमे नहीं है, लेकिन उसके बाद जो एबिलिटी होती है गाचा वाली वो मुझे बहुत पसंद आई थी। चलो अब ये सब चीज़ें हो चुकी है, अब हमारा जो 13th प्रिंस है वो निकल चुका है एक दौड़ में सारे प्रिंस के साथ कॉम्पीट करने में। तो हमारे भाई का IQ भी तेज़ है, दूसरा उसके पास एक ब्रोकन एबिलिटी है, तीसरा उसके पास एक बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड स्वॉर्ड भी आ जाती है। जी हाँ, लिवाइथन। और एक लिवाइथन आने के बाद भी भाई साहब रुकते नहीं है, इनके पास फिर और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जिसकी वजह से ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वॉरियर बन जाते हैं पूरे एम्पायर में, और जिसकी वजह से दूसरे प्रिंस बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। अब क्या हमारा 13th प्रिंस सरवाइव कर पाएगा सभी प्रिंस के बीच में, जहाँ पे फाइट है उनकी फर्स्ट प्रिंस से और द क्राउन प्रिंस से। क्राउन प्रिंस वो होता है जो नेक्स्ट एम्पर बनेगा एम्पर के डेथ के बाद। तो ये सब क्या वो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, या वो आखिरी तक प्रिंस भी रह पाएगा, ये आई डोंट नो, आई डोंट, बट गॉड नोज, ही नोज एवरीथिंग बिकॉज ही इज द गॉड। इसको जानने के लिए अब आप लोगों को एनिमे देखना पड़ेगा। फ्लॉज बता देता हूँ कुछ, क्या मैं बहुत सारे फ्लॉज बता दूंगा तुम लोगों को। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जिसकी 4-5 में बुराई ऐसी बताऊंगा तुम लोगों को कि तुम बोलोगे यार फिर ये तुम सजेस्ट क्यों कर रहे हो। मतलब ऐसा एनिमे जिसकी एनिमेशन बहुत ज्यादा मिड है, मिड से भी नीचे बोलूंगा, एडिटिंग बहुत ज़्यादा मिड से नीचे जाती है, इवन द डबिंग, जापानीज डबिंग है वो भी कई जगह बहुत ज़्यादा अजीब से लगी और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगी मेरे को। डबिंग भी इतनी मुझे बेकार बोलूँगा मैं, बेकार वाला शब्द जो मैं यूज़ नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एनिमे बनाने में, लेकिन मिड से भी नीचे चली गई है एनिमेशन, डबिंग, इवन एडिटिंग। लेकिन फिर भी मैं इस एनिमे को मास्टरपीस बोलूँगा। क्यों का जवाब ये है यार, एनिमे की स्टोरी पहली चीज़, दूसरा स्टोरी लाइन जिसे हम स्क्रीन प्ले भी बोलते हैं या आप स्क्रिप्टिंग बोल सकते हो वो, और तीसरा हम बोलना चाहेंगे जिसके बारे में तुम अक्सर मेरे कमेंट्स में आके मुझसे लड़ते हो, जो तुम्हारी सुबारू वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी रेस 0 की, तुमने बहुत ज़्यादा आग बबूला हो गए थे ना। तो मैं तुम्हें बताता हूँ ये जो हमारा बंदा है ये है कैरेक्टर डेवलपमेंट, इसे बोलते हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट। नीचे से पूरी तरह से सब कुछ अपनी मेहनत से, ब्रोकन एबिलिटी है इसके पास लेकिन दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अब ये जो भी रिटेनर्स उनका ट्रस्ट जीतना है, इसको लॉयल्टी, फुल्ली लॉयल्टी प्लेज होनी चाहिए उसकी तरफ। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि ना इसने धोखा दे दिया, वरना इसकी एबिलिटी माइनस में चली जाएगी बेटा, है ना, ये वापस वीक बन जाएगा। मतलब ये डबल एज, क्या बोलते हैं वो, डबल एज स्वॉर्ड्स ऐसा कुछ बोलते हैं ना, तो वो वाली चीज़ है। अब ये बंदा अपना पूरा दिमाग लगा के कैसे जाता है ये देखने के लिए भाई ये एनिमे बहुत अच्छा है। इसको बोलते हैं हम कैरेक्टर डेवलपमेंट, ना कि यार वो आपके जो आजकल के एनिमे से इनको पता नहीं कहाँ तुम मेरा क्यों कैसे समझ लेते हो कि ओपीएम में, वन पंच मैन में कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट है किसका, गारो का? गारो का कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट है? एनिमे है वन पंच मैन। वन पंच मैन कौन है? साइतामा का साइड कैरेक्टर कौन है? जेनोस। और हमको कैरेक्टर डेवलपमेंट किसका दिखा रहे हैं? गारो का। ओके, अगर हम कंसीडर कर ही रहे हैं विलन का कैरेक्टर डेवलपमेंट और तुम बोल रहे हो कि गारो का कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छा होने वाला है, आगे अच्छा होगा, ये वो सीजन 3 तो पहले तो तुम IMDb देख लो वही बात खत्म हो जाती है। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ वन पंच मैन का, मैं कोई हेट नहीं दे रहा हूँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि असलियत में अच्छा टेस्ट क्या होता है। विलन की अगर कैरेक्टर डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तुम लोग मुझसे बात करना चाहते हो, आकाशा जानते हो? आकाशा डीमन स्लेयर अपर रैंक 3, जब मुजान ट्रेन आई थी मोस्ट हेटेड कैरेक्टर बन गया था, द मैन हु किल्ड रेंगोकू। और जब इन्फिनिटी कासल पार्ट 1 आई तब वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कैरेक्टर बना आकाशा, इवन आफ्टर ही वॉज द अपर रैंक 3, इवन आफ्टर ही किल्ड रेंगोकू। उसके बाद भी लोग रोए हैं जब ये डेथ होती है। ये है कैरेक्टर डेवलपमेंट। अब मैं गारो वारो का नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि ये ना अभी तक मैंने पहली बात तो सीजन 3 देखा ही नहीं है, मैंने बहुत कोशिश करी देखनी है, 3-4 एपिसोड्स में आगे जा ही नहीं पाता हूँ, मुझे बहुत बेकार लगता है। जहाँ सीजन 1 में इतना पीक देखा मैंने, अब सीजन 3 मेरे साथ देखा नहीं जाता है, लेकिन मैं ये दिन हिम्मत जुटाऊंगा और जरूर देखूंगा सीजन 3। और तुम लोग कहते हो कि आगे बहुत अच्छा आएगा, इधर मांगा में ये आएगा वो आएगा, भाई तुम एक तो ना मांगा का जिक्र मत किया करो। एनिमे चैनल है ये, मैं एनिमे फ्रीक हूँ, एनिमे पसंद है मेरे को, मेरा मांगा मानवा इनसे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, समझे? तुम्हें पता नहीं क्यों इतना ये कॉमन एकदम हो चुकी है, मुझे समझ में नहीं आता कि एक तो तुम्हें समझ में ये भी नहीं आता तुम लोगों को कि ना मांगा और एनिमे में डिफरेंस होता है। जो पूरी इंडस्ट्री बनी ना आज के टाइम में, ये एनिमे पे बेस्ड बनी है, एनिमे के फैंस की बनी है, ना कि मांगा फैंस की। मांगा पहले भी आती थी, ड्रैगन बॉल की मांगा कब आई थी, रिलीज हुई थी कि देख लो, वन पंच मैन की कब आई थी तब देख लो, उससे पहले भी और भी बहुत सारे, बर्जर्क बहुत पुराना मांगा है उसकी भी, और भी बहुत सारी मांगा जो बहुत पहले की हैं, बन गई क्या, चल गई क्या, बिकी होंगी उनकी कॉपीज अच्छी खासी बिकी होंगी, लेकिन उनका
फैंडम कब बना, जब एनिमे आया, ड्रैगन बॉल एनिमे एयर हुआ, जब ड्रैगन बॉल का एनिमेशन क्रिएट हुआ था, उसके बाद जो अकीरा टोरियामा सर ने कर दिया था ड्रैगन बॉल बना के, ये जो सारे आज का जो एम्पायर बना ना एनिमे का, ये सब बना है सिर्फ ड्रैगन बॉल के एनिमे की वजह से। जितने भी मेन कैरेक्टर्स के बड़े फैन हैं वो सब बने हैं एनिमे की वजह से, ना कि मांगा की वजह से। कोई ऐसा कोई फेमस कैरेक्टर का नाम बताओ जो है ना मांगा की वजह से फेमस है, बताओ मेरे को, मैं भी देखूँ उसकी पॉपुलैरिटी क्या है। देखते हैं टॉप 10 टॉप 5 में कहीं आता है क्या वो कैरेक्टर। आप लोग बोलते होगे तो अच्छा ही होगा भाई। टॉप 10 में जो आते हैं वो सब एनिमे कैरेक्टर, ना कि मांगा कैरेक्टर्स, तो वो वाला डिफरेंस है। क्योंकि एक बंदे को जब मांगा से फ्रेम बाय फ्रेम एनिमे कन्वर्ट किया जाता है तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और मैं विजुअल्स का फ़ैन हूँ, पिक्चर्स का नहीं। तो प्लीज़ आप ये सब चीज़ें बकवास ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और आज के लिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। और इस एनिमे को देना चाहूँ मैं 5 में से 4 स्टार्स, क्योंकि बाकी सब एस्पेक्ट्स में बहुत बड़ी मात खाता है ये। मैं होप कर रहा हूँ मोस्ट वाली सेकंड सीजन में ये एनिमेशन और सब चीज़ें जो मिस्टेक्स है सुधार लेंगे, लेकिन स्टोरी ऑन टॉप, स्क्रीन प्ले ऑन टॉप एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट इज द पीक। तो आप लोग को सजेस्ट करता हूँ ये एनिमे फिल्म को ट्राई करना। और आज के लिए भी के इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में अंडररेटेड एनिमे या एनिमे मूवी के साथ। तब तक के लिए सायोनारा सायोनारा। I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got a God complex, haters love